Hello everyone, this is Yogita and you are watching English Finishing School. फ्रेंड्स, जब मैं स्कूल में थी तो अक्सर हमारे प्रिंसिपल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक एक्सप्रेशन यूज़ किया करते थे दैट इंग्लिश इज़ अ पिंक लैंग्वेज. नॉट दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट करें तो इंग्लिश इतनी आसान लगती है और इतना हम इंजॉय करते हैं इंग्लिश को सीखते हुए दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन. लेकिन पिंक लैंग्वेज यहाँ पे उनका ये मतलब होता था कि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बट अगर हम उसको ध्यान से स्टडी करें वो सारे कन्फ्यूजन्स स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाते हैं. देर आर कन्फ्यूजन्स इन वर्ड्स ऑल्सो. अब बहुत बार मेरे बच्चे खुद मेरे से आके पूछते हैं कि ममा इफ़ NIGHT नाइट होता है तो KNIGHT नाइट क्यों नहीं होता. So that is how the words itself have so many confusions. कुछ confusion group of words पे भी आ जाते हैं. Often ऐसा लगता है कि यहाँ पे किस context में कौन सा word use होना चाहिए और हम कोई और word use करते हैं. तो problem कहाँ आती है? Problem आती है उनके technical facts से related. तो आज के इस वीडियो में आपके सामने मैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स को डिस्कस करने जा रही हूँ जिसमें ऑफन जो इंग्लिश बिगिनर्स हैं मिस्टेक करते हैं, और उन टेक्निकलिटीज़ और फैक्ट्स को जानने के बाद मेरा वादा है कि आज के बाद आप इन वर्ड्स ग्रुप में कभी भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी कम्युनिकेशन में इन मिस्टेक्स को ज़रूर सुधारिएगा. देन ओनली आई विल मेक जस्टिस टू दिस. सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ जिनमें अक्सर हम इंग्लिश बिगिनर्स के रूप में कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको गलत इस्तेमाल करते हैं. तो पहला वर्ड ग्रुप है PRACTISE, प्रैक्टिस. इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है? प्रैक्टिस. लुक एट द अनदर वर्ड PRACTICE एंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज प्रैक्टिस. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रैक्टिस जो वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में वर्ब के अंडर कंसिडर किया जाता है. लुक एट दिस एग्जाम्पल. आई प्रैक्टिस्ड फॉर माई एग्जाम. आई प्रैक्टिस्ड फॉर द मैच. मारिया प्रैक्टिस्ड लॉट ऑफ सम्स फॉर द मैथ्स एग्जाम. सो दिस इज हाउ प्रैक्टिस अपने आप में ही एक एक्शन है जिसको हम कोई और वर्ब लगाकर नहीं इस्तेमाल करते. Look at this example. Practice. I did lot of practice for the exam. I did lot of practice for the match. यहाँ पे जो मेरी verb है वो did है, और जो practice यहाँ पे मेरा word इस्तेमाल किया गया इस sentence में it is used as a noun, not as a verb. तो practice is used as a verb in a sentence and practice is used as a noun in a sentence. Try and understand this difference because बहुत बार आप verb की जगह पे practice लगा देते हो. PRACTICED उसका मतलब गलत होता है, वो English syntax के according totally wrong है. So you can put D only with practice. You cannot put D or S or ES with practice. It is a noun, right? So this is how we have to understand. Second example, affect and effect. Now again there is a difference in these words and we often get confused in the context of using these words. Affect है जो एक parts of speech के अंदर verb के अंडर consider किया जाता है. So say COVID-19 has affected the whole economy of the world. So affected, we can add ed to it because it is a verb. We can even write SES along with it. The bad weather often affects my health. So I am using here as a verb. But effect here is a noun. Effect is not a verb. So I cannot use ed or SES with it. Yeah, I can use S with it just to make it a plural because nouns always have plural. Singular noun is effect and the plural noun will be effects. But we cannot use it as a verb. So the effects of COVID-19 will be seen in the coming years. So this is how affect is a verb and effect is a noun.
Let us look at another example, desert and desert. So here, the first word, desert, is a verb. She deserted me. Desert का मतलब होता है cheat. So she deserted me. उसने मुझे धोखा दिया. So यहाँ पे जो मेरा desert है, that is verb. Once I add double S to it, it stands for a noun, that is a sweet dish. They served many desserts in dinner. So this is how desert, you can change its form in adding ed into second and third, but you cannot add ed to it. You can add s to it as a plural noun, because singular plural का concept होता है तब भी s add किया जाता है, but आप desert के साथ ed नहीं लगा सकते, इसकी form को as a verb मान के change नहीं कर सकते, because there is an often confusion. मैंने अक्सर ये confusion देखा है कि इफेक्ट को अफेक्ट की जगह पे यूज़ कर लिया, डिज़र्ट को उस जगह यूज़ कर लिया, बट वंस यू आर क्लियर अबाउट दीज फंडामेंटल्स, आप इसमें कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर. एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट साउंड सेम है. समटाइम्स क्लास में बहुत बार ये बोला जाता है और बच्चे जो है ऑफन इसको जो नोट्स बनाते हुए अक्सर गलत कॉपी कर लेते हैं, लेकिन हमने इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो सेंटेंस यूज़ किया गया है. इफ़ आई से आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, शी एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन. तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपके ऑफ़र को, आपके गिफ्ट को या आपकी लीव एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही हूँ. तो ये जो मेरा एक्सेप्ट यहाँ पे है वो वर्ब है. एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, मतलब जो भी चीज़ आपको कोई दे रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसको ले रहे हो. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट. यहाँ पे जो एक्सेप्ट वर्ड है दैट इज प्रेपोजिशन. एक्सेप्ट का मतलब होता है उसको छोड़कर. सो एवरीबडी विल गो टू द पार्टी एक्सेप्ट मी. मुझे छोड़कर सब पार्टी में जाएंगे, हर बंदा जाएगा. सो यहाँ पे जो एक्सेप्ट है मेरी प्रेपोजिशन है. तो हमें क्या देखना है, जब भी कोई सेंटेंस बोला जाता है उसके कंटेक्स्ट को समझना है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू इंटरप्रेट इट्स मीनिंग एंड राइट अकॉर्डिंगली. दिस इज द मोस्ट कॉमन एरर आई सी इन इंग्लिश बिगिनर्स. कभी भी नहीं, लास्ट जर्नी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में भी जाकर ये कन्फ्यूजन अक्सर देखने को मिलता है. THEIR देयर, THERE देयर, सुनने में दोनों सेम है पर कैसे यूज़ किए जाएंगे. अब ये जो देयर है दैट इज़ अ प्रोनाउन. प्रोनाउन है. अगर आपने प्रोनाउंस को वीडियो नहीं देखा है, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देयर जो है पोसेसिव प्रोनाउन के अंदर यूज़ किया जाता है. देयर्स, अगर इसके साथ एस लगा देंगे तो ये प्रोनाउन बन जाता है. अगर हम इसके साथ एस नहीं लगाएंगे तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव बन जाता है. तो दो तरह से ये वर्ड्स यूज़ होता है, देयर, और इसके साथ आप एस लगा देंगे मीन्स वो प्रोनाउन बन जाएगा. और देयर जो है, देयर हाउस मीन्स उनका घर. बहुत सारे लोगों के अगर हम किसी पोसेशन की बात कर रहे हैं तो हम पोसेसिव एडजेक्टिव या पोसेसिव प्रोनाउन के कॉन्टेक्स्ट में देयर को इस्तेमाल करते हैं. सो इट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन. ये पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे देयर स्कूल इज़ वेरी बिग, देयर कंडीशन इज़ वेरी पुअर. तो उनका, उनकी, उनके, ऑल दीज विल बी देयर ओनली. सो EI को देख लीजिए, EI स्टैंड्स फॉर पर्सन. और जहाँ पे भी स्पेलिंग्स THERE देयर वाले मिले तो ये पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता. आई एम स्टैंडिंग हेयर, मैं यहाँ खड़ी हूँ. यू आर स्टैंडिंग देयर, आप वहाँ खड़े हो. तो इसका जो मतलब है प्लेस को डिनोट करता है. सो व्हेन समथिंग डिनोट्स प्लेस, यू आर स्टैंडिंग देयर, तो वो क्या चीज़ होगी, वो नाउन नहीं होगा. दिस स्टैंड्स फॉर एन एडवर्ब जो कि वर्ब को क्वालिफाई करता है. इट इज़ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो एडवर्ब के वीडियो में आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अक्सर देखने को मिलती हैं और हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. कई बार लैंग्वेज के फ्लो में, कई बार आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये कन्फ्यूजन आ जाते हैं. कई बार आप इनको टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं होता और ये कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं. बट हमें इन मिस्टेक्स को फ्यूचर में रिपीट नहीं करना, बिकॉज एवरी मिस्टेक इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू लर्न.
ये मेरा विश्वास है कि अगर आप मिस्टेक्स करते हो ना, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि मिस्टेक्स करो बट उसके बाद उसको रिपीट मत करो। अगर पहली बार मिस्टेक होती है तो वो मिस्टेक गिनी जाती है, और अगर दूसरी बार मिस्टेक होती है तो वो लापरवाही यानी कि केयरलेसनेस गिनी जाती है। So let us learn from this lecture and never do such errors. So I hope you like this video, and if you like the video, kindly like it and hit the subscribe button also, and also click on the bell icon so that you get all the updates about our upcoming videos. Thank you for watching.